नमस्कार। 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच कॉप 30 की बैठक होने वाली है। ये होने वाली है कहां पर? तो ब्राजील के बेलन में। अब ऐसी दशा में जिस माहौल में इस बैठक का आयोजन होने वाला है, वहां पर कुछ उम्मीदें लगी हैं। ये वो उम्मीदें हैं जो विकासशील देशों की उम्मीदें हैं, विशेष रूप से विकसित देशों को लेकर कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ ऐसे प्रयास जिनको कि अभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, उनको अमली जामा पहनाया जा सकेगा। इसलिए इस बार की जो ये बैठक होने वाली है कॉप 30 की, उसको लेकर क्या मुख्य फोकस हो सकते हैं, क्या प्रमुख बिंदु हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे कि यहां पर किसकी चर्चा इस पर विशेष रूप पर फोकस होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जरूरी है उस माहौल को समझना जिस माहौल में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, आपको तिथि तो पता है कि इस तिथि का आयोजन कब हो रहा है, तो 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 के बीच में। तो देखिए, खबर यही है, इसी की वजह से इसकी चर्चा हो रही है। 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में ब्राजील के बेलम में, या बेलेम भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वहां पर आयोजन होने वाला है। अब देखिए, जिस माहौल में इस आयोजन का होना सुनिश्चित हुआ है, वहां पर देखिए कुछ कुछ चीजों का उल्लेख पहले इस घटना को समझने के लिए जरूरी है। एक तो जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, उसके प्रभाव को अगर आप देखेंगे तो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर ये प्रभाव इस समय हो चुके हैं। जो हमने लक्ष्य तय किया था, लक्ष्य क्या तय किया गया था? तो लक्ष्य तय किया गया था पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो पेरिस एग्रीमेंट में लक्ष्य क्या तय किया था, फोकस में हम आएंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो आपका कॉप 21 था, वहां पर हमने क्या तय किया था कि जो औद्योगिक जो क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसके पहले से लेकर जो पृथ्वी का औसत तापमान है, उसको हम कोशिश करेंगे कि कितने तक सीमित करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की उसके वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि ना होने पाए पृथ्वी के। और ये कोशिश रहेगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये बातें तय हुई थी पेरिस एग्रीमेंट में। अब फिलहाल जो गति चल रही है, उस गति के हिसाब से अभी मौजूदा स्थिति में ही ये जो स्पीड है, वो लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2030 तक जाते जाते अगर आप देखेंगे तो हम इस 1.5 का जो आपका क्राइटेरिया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसको तो हम पार कर जाएंगे 2030 तक जाते जाते ही। तो कहने का मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर जो प्रयास है, वो बहुत, उसकी जो स्थिति है वो पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर स्थिति बनी हुई है। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने टारगेट सेट किया था, टेम्परेचर टारगेट सेट किया था, उसको हासिल करना फिलहाल की स्थिति में असंभव दिखाई दे रहा है। दूसरी कंडीशन यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए जैसा एक पावरफुल देश, वो क्या है, वो इस चीज से अपने आप को बाहर कर चुका है। तो अगर वो इस समझौते से, संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस समझौते से अपने आप को बाहर कर चुका है, तो ये भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। इस माहौल में अगर कॉप 30 की बैठक होने वाली है, तो वहां मुख्य फोकस को देखने के अलावा ये भी समझेंगे कि क्या मायने हैं, अभी इसकी प्रासंगिकता क्या बनी हुई है या इसकी प्रासंगिकता नहीं है। तो देखिए, मुख्य फोकस में सबसे पहली बात यह है एनसीक्यूजी, यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। अब देखिए यहां पर क्या है, इस अगर बैठक की बात की जा रही है, तो इसको ये कहा जा रहा है कि ये एक्शन और इंप्लीमेंटेशन का कॉप है, यानी कि इसको समाधानों का कॉप भी कहा जा रहा है। याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तो इसको किस नाम से संबोधित किया जा रहा है, तो इसको समाधानों का कॉप भी कहा जा रहा है। यानी कि यहां पर एक्शन और इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, सिर्फ यहां पर थॉट्स की बात नहीं होगी, सिद्धांतों की बात नहीं होगी। यहां अब इस बात पर फोकस किया जाएगा कि क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या इंप्लीमेंट हुआ, यानी कि समाधानों का कॉप, कॉप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हुआ, उस पर बात करने की यहां पर मुख्य रूप से बात कही जा रही है। इसीलिए इसका जो थीम ही कह लीजिए, इसका जो केंद्र ही कह लीजिए, वो यही है कि इसको कॉप ऑफ सॉल्यूशंस कहा जा रहा है। यानी कि किसी भी चीज के अब वर्केबल सॉल्यूशंस के बारे में बात होगी, उसका व्यवहारिक समाधान क्या है, उस पर चर्चा होगी इस कॉप 30 में। यानी कि जो पिछला कॉप आयोजित हुआ था, कहां पर हुआ था, तो अजरबैजान के बाकू में। तो बाकू से ब्राजील के बेलम में जो आयोजित हो रहा है, दोनों के सफर में अब यह है कि अब बात सैद्धांतिक ना हो कि अब व्यवहारिक होगी, क्या सोल्यूशन निकला उस पर फोकस किया जाएगा। एनसीक्यूजी की जहां तक बात है, तो कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स की जो बात है, तो जो कॉप 29 हुआ था, जिसमें कि क्लाइमेट फाइनेंस की बात हुई थी, ये कहा गया था कि जितने भी विकासशील देश हैं, उनको विकसित देश क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे, यानी उनको वित्तीय सहायता देंगे। किस लिए देंगे, तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, साथ ही साथ उनको अन्य सहायता भी दी जाएगी। यानी कि पिछली बार जो बात तय हुई थी, उसमें यह था कि 100 बिलियन प्रतिवर्ष, $100 बिलियन जो था,
वो प्रतिवर्ष की बात कही गई थी कि ये मुहैया कराया जाएगा विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को। अब ये है कि इसको तो पिछली बार ये तय हुआ था 100 से बढ़ाकर इसको कितना किया जाएगा 300, ठीक है ना, 100 से बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष मुहैया कराने की बात कही गई थी। कब तक? तो 2035 तक ये बात कही गई थी। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि ये जो बात हुई थी अभी तक, अब COP 30 में ब्राजील ने ये कहा है कि हम इस राशि पर बहस नहीं करेंगे, हमारा मुख्य फोकस क्या होगा? हमारा मुख्य फोकस होगा कि ये पैसा कैसे और कहां उपयोग किया जाएगा, यानी कि इंप्लीमेंटेशन पर हमारी बात होगी। साथ ही साथ दूसरी बात है बाकू टू बेलहम रोड मैप 1.3T। ये जो शीर्षक है ये कह रहा है कि यानी बाकू यानी पिछला COP 29 जो आयोजित हुआ था हमारा, ये कहां हुआ था? अजरबैजान के बाकू में। और इस बार हम कहां आयोजित कर रहे हैं COP 30? ये आयोजित हो रहा है आपका बेलन में। यानी कि यहां पर जो रोड मैप है उस रोड मैप की बात करते हुए कहा गया है कि 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन जुटाने का लक्ष्य है। तो ये इस दिशा में भी बात होगी, इस पर भी बात होगी विशेष रूप से। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है अमेजन वर्षा वन संरक्षण। इस ये कहां से आ गया? तो दरअसल जो वेलम है उसको ये कहा जाता है, उसको संबोधित इस रूप में किया जाता है, इसको कहा जाता है अमेजन का प्रवेश द्वार। इसको किस नाम से जाना जाता है? अमेजन का प्रवेश द्वार। तो इसका मतलब ही हुआ कि जब ये ऐसी जगह पर इसकी स्थिति है, अमेजन के प्रवेश द्वार के रूप में इसको जाना जाता है, तो यहाँ पर अमेजन जो वर्षा वन है उनके संरक्षण पर भी मुख्य रूप में बात होगी, क्योंकि इसका आयोजन ही इस जगह पर हो रहा है जो कि ऐसी ही जगह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब इसके अलावा CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अब देखिए इस पर भी बात हो रही है और विकासशील देश मुखर हो रहे हैं। CBAM क्या है? तो CBAM बेसिकली क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार की व्यवस्था थी जो कि यूरोपियन यूनियन में यानी यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर इन्होंने एक टैक्स लगा दिया। टैक्स किस पर लगा दिया? तो इनके द्वारा एक टैक्स लगाया गया कि मान लीजिए यूरोप के अंदर, ये यूरोप है अगर मान लीजिए, इसके अंदर कोई भी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जहां पर CO2 का एमिशन हो रहा है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन कई देश क्या करते थे, इस व्यवस्था के तहत इसमें लीकेज करते थे। लीकेज का मतलब कि यहां पर अब अपनी कंपनी की इकाई ना लगाकर किसी अन्य जगह पर अपनी कंपनी की इकाई लगा दिए। जैसे मान लीजिए सीमेंट उद्योग ही लगाना है, अब उन्होंने क्या किया, सीमेंट उद्योग किसी अन्य जगह पर लगा दिया, जैसे मान लीजिए भारत में लगा दिया या चीन में लगा दिया, जहां पर की पर्यावरण से संबंधित नियम कानून की जो व्यवस्था अपेक्षाकृत यहां से उसमें थोड़ी रियायत है। अब यहां से ये क्या कर रहे हैं, अगर सीमेंट अब फिर से यहां मंगा रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, EU ने क्या किया कि इन पर एक तरह का टैरिफ, एक तरह का टैक्स लगा दिया कि अगर आप कार्बन टैक्स यहां पर पे नहीं किए हैं तो यहां पर सीमेंट उत्पादन में जितना CO2 का एमिशन हुआ है उतनी मात्रा में आपको टैक्स यहां पर देना पड़ेगा। तो देखिए सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनके द्वारा इस कदम की आलोचना विकासशील देशों ने की और विकासशील देशों ने कहा है कि ये एक प्रकार का छिपा हुआ टैरिफ है, यानी कि ऐतिहासिक प्रदूषकों पर एक काउंटर टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो विकसित देश हैं वो लगातार उत्सर्जन करते रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि विकसित देश पहले उनके ऊपर एक प्रकार का काउंटर टैरिफ लगाया जाए। तो इसमें भी अब बात हो रही है कि CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है इस पर भी यहां पर फोकस होगा, इस पर भी यहां पर बात की जाएगी। इसके अलावा ये तो मुख्य बिंदु है जिन पर यहां पर फोकस की बात की गई है। UNFCCC में सुधार की आवश्यकता भी है। UNFCCC में सुधार की आवश्यकता है। उससे पहले समझ लीजिए क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि कार्य क्या है इसका, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया का ये समर्थन करती है। UNFCCC की अगर बात करेंगे तो 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था वहां पर इस पर हस्ताक्षर हुआ था और 1994 से क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। और इसी को आप देखेंगे तो जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट का इसको मूल माना जाता है, तो इस वजह से भी इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर इस चीज की इंपॉर्टेंस। अब इसमें सुधार की मांग क्या की जा रही है? देखिए इसमें सुधार की मांग ये की जा रही है कि यहां पर एक प्रणाली है, वो प्रणाली क्या है, तो उस कॉन्सेंसस सिस्टम उसको कहते हैं, यानी कि सम्मति प्रणाली। याद रखिएगा कॉन्सेंसस सिस्टम का मतलब होता है सम्मति प्रणाली। सम्मति प्रणाली क्या है, यानी कि यहां पर अगर किसी को किसी भी मुद्दे को पास कराना है तो प्रत्येक सदस्य की क्या चाहिए, सहमति चाहिए। निर्णय के लिए सभी देशों की सहमति आवश्यक है, जरूरी है। अब एक भी देश अगर वीटो कर देता है तो वो क्या होगा, पेंडिंग हो जाएगी वो चीज, निर्णय प्रक्रिया इस तरह से धीमी हो जाती है।
अब इसमें भी संशोधन की बात होगी, इसमें भी सुधार की बात हो रही है, ताकि इस प्रकार जो निर्णय प्रक्रिया धीरे होती है उसको भी ठीक किया जा सके। अब देखिए, कॉप जो है वो क्यों प्रासंगिक है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। तो कॉप का इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस इसलिए है कि कॉप एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बातचीत ही नहीं होती है, बल्कि वो कूटनीति और आगे की पॉलिसीज को भी प्रभावित करता है। कॉप की ताकत सिर्फ निर्णयों से नहीं है, बल्कि एक ऐसी वैश्विक दिशा, हम कह सकते हैं ग्लोबल डायरेक्शन को ये तय करता है, जिससे कि निर्णय से आगे बढ़कर दूसरी जगहों को भी प्रभावित करता है। कोई जरूरी नहीं कि इसके द्वारा तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, लेकिन पॉलिसीज को ये प्रभावित तो करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप प्रयासरत तो होते हैं, उसके बारे में सोचते तो हैं। बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जो उसके बारे में कभी सोचती ही नहीं थी, अब उनकी पॉलिसीज में पर्यावरण संरक्षण के क्लास देखे जाने लगे हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस को इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही ये लक्ष्य हासिल न हो, लेकिन चर्चाएं नीति निर्माण और बाजार की दिशा को ये प्रभावित करता है। तो ये कह सकते हैं कि प्रासंगिकता तो इसकी है, यानी कि बातचीत होगी तो उसके ऊपर पॉलिसी भी बनेगी। मानसिक और रणनीतिक प्रभाव डालता है, जिसकी भी बात कही जा रही है, क्योंकि कई देशों की कंपनियों को यह संदेश जाता है कि जलवायु कार्रवाई भी अनिवार्य है। वो कैसे संदेश जाता है? इसी बहुपक्षीय चर्चा का यह परिणाम है, यानी कॉप जैसी बैठकों का ही यह परिणाम है। इसके अलावा सामूहिक गति यानी कलेक्टिव मोमेंटम भी देखने को मिलता है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में। यानी कॉप देशों को क्या करता है? जवाबदेह बनाता है। वो जवाबदेही बनती है हर देश की। पर्यावरण हितैषी जो निवेश होते हैं, यानी कि जो इको फ्रेंडली जो इन्वेस्टमेंट है, उसको भी बढ़ावा देने का ये काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉप की अगर प्रासंगिकता की बात की जाए तो प्रासंगिकता अभी भी इसकी बनी हुई है, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर को प्रभावित करने पे हो। अब इसकी अगर हम बात करें तो कॉप 30 अब वादों से क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ रहा है। कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो चीजें प्रोमिसेस में थी, अब वो इम्प्लीमेंटेशंस की दिशा में एक बदलाव का प्रतीक है। और इसका मुख्य विषय क्या है? तो जलवायु वित्त, यानी कि क्लाइमेट जो आपका फाइनेंस है उस पर केंद्रित रहने वाला है, अमेजन संरक्षण पर केंद्रित रहने वाला है, और न्याय संगत व्यापार पर केंद्रित रहने वाला है। भले ही राजनीतिक मतभेद हो आज के समय में, लेकिन हम कह सकते हैं कि कॉप जो है अब भी वैश्विक जलवायु कार्रवाई यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का सबसे प्रमुख मंच है। अभ्यास प्रश्न यह है कि सीबीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प आपके सामने है। कार्बन टैक्स को समाप्त करना, कार्बन लीकेज को रोकना, जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देना, या व्यापारिक घाटा कम करना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।